क्लास में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था गाइस, है ना। इन लास्ट क्लास वी रीड अबाउट द लाइट। लाइट का डेफिनेशन देखी थी, है ना गाइस। उस डेफिनेशन में देखा था लाइट क्या होती है, लाइट का नेचर कैसा होता है, ठीक है। और लाइट का बेसिक क्राइटेरियाज वगैरह देखे थे। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया हो, ठीक है गाइस। उसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात किया था, और यहाँ पे जो मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे कब बताया, कैसे बताया, ठीक है। फिर लाइट का नेचर बताया था, हर तरह की लाइट हम नहीं देख सकते, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। मिरर के बारे में बताया था, है ना। मिरर कितने टाइप के होते हैं उसको डिस्कस किया था, ठीक है। और मिरर के साथ साथ मैंने आपको दो फिनोमिनास के बारे में बताया था ना, दो फिनोमिनास। एक आपका था रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन, है ना गाइस। और दूसरा था रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ठीक। तो हमने इन दोनों फिनोमिनास के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर मैंने समतल दर्पण के एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। फिर आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया था, उस पर बात किया था, ठीक है। गोलीय दर्पण के इस्तेमालों को बताया था, मेकअप बॉक्स से लेकर सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। फिर हम लोग आगे पढ़े थे लेंस के बारे में, ठीक है गाइस। लेंस में हमारे पास लेंस कितने टाइप के होते हैं उसको देखा था, प्लेन और स्पेरिकल। प्लेन लेंस का यूज़ कहाँ होता है वो मैंने बताया था। स्पेरिकल लेंस का यूज़ कहाँ होता है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। स्पेरिकल लेंस वहाँ पर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई साइटनेस या दृष्टि दोषों को दूर करने में, ठीक है। उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस और इसे डिटेल में पूरा डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है। दृष्टि दोष आपके पास जितने भी थे मैंने यहाँ पर सब लिख दिए, ठीक है। इसको हम आई डिफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक। कौन सा कहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनाएगा ये एकदम मैंने आपको लास्ट क्लास में एकदम बता दिया था। जो लास्ट क्लास मिस कर दिए थे प्लीज़ एक बार जाके उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और आज की क्लास से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइज यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा था, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। हमारा जो अगला टॉपिक है, जो आज का नेक्स्ट पहला टॉपिक है और लास्ट क्लास के बाद का जो कंटिन्यू टॉपिक है वो है कलर, ठीक है गाइस। अगर हम कलर की बात करते हैं, कलर का जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा कंप्यूटर कलर को ही एग्जाम में पूछते हैं और जानते हैं। ऐसे तो कलर बहुत सारे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो कलर होते हैं, ठीक है, दो तरह के कलर होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन के होते हैं, प्रिंटर के होते हैं। तो प्रिंटर के कलर कभी एग्जाम में नहीं आते हैं, ओके, इसे याद रखिए। प्रिंटर के कलर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बुक्स में दिया रहता है, ठीक है। तो उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और जो आपके डिस्प्ले स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, मॉनिटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर जो कलर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं। तो कलर को जब भी हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारे तीन कैटेगरीज होती है कलर की, ठीक है गाइस। कलर को हम तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहली आपकी प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं, प्राइमरी। दूसरा आपका था द्वितीयक रंग, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। तीसरा, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री बोलिए, ये आपका होता है सेकेंडरी, ठीक। ये आपका तीसरा वाला जो पूरक रंग होता है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी कलर। तो आपके पास तीन कलर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइमरी कलर वो होते हैं जिनसे सारे कलर मिलके बने होते हैं, ठीक है। वो कलर जिनसे सारे कलर मिलके बने होते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर जिनसे सभी रंग मिलकर बने होते हैं, मिलकर बनते हैं, ठीक है। और ये मूल रंग होते हैं, तो मूल रंग भी कहा जाता है इन्हें। और ये प्राइमरी कलर हमारे पास कितने होते हैं, तीन, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGB, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, ये देखिए ये प्राइमरी कलर है, ये पहला वाला, ठीक है। मैं कलर ले लेता हूँ कुछ ऐसा जो आपको समझ में आए। चलिए लो, ये थोड़ा सा दिखेगा, ये देखिए ये आपका प्राइमरी कलर में रेड है, दूसरा आपका ग्रीन है,
और तीसरा आपका ब्लू है। ये तीनों रंग क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्राथमिक रंग। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं? वो कलर जो प्राइमरी कलर से मिलके बनते हैं, है ना गाइस? वो कलर जो प्राइमरी कलर से मिलते हैं, मतलब दो प्राइमरी कलर को मिलाने पर जो कलर बनता है उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। अब सेकेंडरी कलर में आपके पास कौन कौन से कलर आते हैं, है ना? तो देखिए, सेकेंडरी कलर में आपके पास जो कलर आते हैं वो पहला आता है येलो, है ना गाइस? पहला कलर आता है आपका येलो, ये देखिए येलो। दूसरा आता है सियान और तीसरा आता है मैजेंटा। येलो जो होता है रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। ठीक है, रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से मैजेंटा बनता है और ब्लू और ग्रीन के कलर से सियान बनता है। देखिए सबका कलर देख रहा है। ठीक, और हमारे पास तीसरा कलर का जो पैटर्न है वो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं? ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, पेपर खराब होगा तो यही आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जब कलर 1 और कलर 2 को मिलाने पर हमें वाइट कलर मिल जाए, तब कलर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कलर 2। वो दो रंग जिनको मिलाने पर सफ़ेद रंग बन जाए वो एक दूसरे के पूरक रंग कहलाते हैं। पूरक रंग कौन से होते हैं? वो रंग जिनको मिलाने पर हमें सफ़ेद रंग मिल जाए वो होते हैं आपके पूरक रंग। ओके गाइस, आई थिंक कि आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ट्रिक वगैरह कुछ समझ लेते हैं। देखिए, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आप डायग्राम बना लो, ऐसा ट्रायंगल बना। ट्रायंगल ये क्या मोड़ गया, तो कर्व हो गया। चलिए इसको ऊपर मिटा देते हैं। बड़ा फ्री हैंड ड्राइंग थोड़ा सा इस पर बड़ा मुश्किल हो जाती है इस। जी मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना लिया, बहुत बढ़िया ट्रायंगल जैसा कुछ बन गया। ठीक है, इसकी 3 साइड है। एक साइड मैंने रेड ले लिया, ठीक है, दूसरी साइड पर ग्रीन और तीसरी साइड पर ब्लू। तो प्राइमरी कलर हो गए सारे अक्षरों पर। ठीक है, अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में सारे। ठीक, रेड और ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू प्राइमरी रंग हो गए। रेड से जितने भी सब प्राइमरी कलर है ना? अब ब्लैक कलर से जो भी रंग आएंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे आपके द्वितीय कलर। अब जैसे रेड और ग्रीन को मिलाने पर यहाँ पर कौन सा सेकेंडरी कलर मिलेगा? येलो। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को मिलाने पर यहाँ पे कौन सा बनेगा? सियान। सियान मतलब मोर पंखी। और रेड और ब्लू को मिलाने पर बनेगा आपका मैजेंटा। तो गाइस ये हो गया आपका सेकेंडरी कलर। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर का सियान का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? रेड। मतलब अगर रेड में आप सियान मिला देते हैं तो कौन सा रंग मिल जाएगा? वाइट। ठीक है, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? ठीक है, और मैजेंटा का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका ग्रीन। तो गाइस ये सब कंप्यूटर में ऐसा होता है, असलियत में ऐसा आप कलर कर रहे हैं स्केच पेन से तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो गाइस ये तो आपका कलर का मैंने पैटर्न बता दिया। कलर में आपका ये प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये बहुत बार पूछा गया, करीब करीब 8-10 बार पूछा गया था। रेड, ग्रीन, ब्लू। गलत मत करिएगा, गलत करने का मतलब है पेपर और सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाना। ठीक है, तो आपको बाहर नहीं होना है, तो ये बेसिक चीज़ को याद रखिए। ठीक है, सेकेंडरी कलर कभी रेयर करके इसमें पूछा जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री तो जल्दी पूछते ही नहीं। चलिए, पेपर बहुत ही ख़राब होगा तब ऐसा पूछाएगा। तो हमने यहाँ पे कलर के पैटर्न और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में समझ लिया। अब चलते हैं अपने अगले। ठीक है, हमारे पास अलग अलग घटनाएं हैं प्रकाश के अंदर। तो हमने 2 घटनाएं देखी थी, परावर्तन, अपवर्तन, ये 2 मूल घटनाएं हैं। अब इन्हीं दोनों घटनाओं से मिलकर बहुत सारी और घटनाएं तैयार होती हैं। तो उसमें अगली हमारा जो फिनोमिना है
वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारी जो अगली घटना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है गाइस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको लेकर बड़े डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन बताऊंगा और आपको जिंदगी भर याद रहेगी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब सुनते ही आप इसका नाम ऐसे ही बता देते हैं कि सिर्फ जो आंतरिक रूप से परिवर्तन नहीं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानने के लिए, इसके बारे में डिटेल समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है ना गाइस। क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण से आपका क्या तात्पर्य है? क्रांतिक कोण से मतलब है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल की परिभाषा सुन लीजिए, पहले आप परिभाषा सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, वह आपतित कोण, वह आपतित कोण, आपतित कोण मैंने आपको बताया था जिससे कोई प्रकाश की किरणें जिस कोण से जिस सतह पर गिरती है वो आपतित कोण होता है। तो वह आपतित कोण जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री होता है, वह आपतित कोण जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। बात को समझिए। ठीक है, देखिए ये आपकी एक सतह है, ठीक है? इस सतह पर प्रकाश गिरा, गिरने के बाद ऐसे चला गया और दूसरे माध्यम में भी चला गया। ठीक, और ये हमने यहाँ पर अभिलंब खींच दी। ये आपकी नॉर्मल है। ठीक, और ये आई है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वो आई है ना, वो आई जिसके लिए ये जो आर है ये 90 डिग्री है, मतलब ये आर अब ऐसा आ जाए, ऐसे इसी एंगल पर ये ऐसा पूरा 90। तो क्या होगा, जो वो आई जिसके लिए आर 90 डिग्री हो जाए, मतलब वो आई जिस पर अपवर्तन शून्य हो जाए। अपवर्तन शून्य कब होता है? जब अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो अपवर्तन शून्य हो जाएगा तो उस माध्यम में सिर्फ क्या होगा? पूर्ण परावर्तन। पूर्ण परावर्तन मतलब पूरी तरह से परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान बहुत जरूरी है। तो वह आपतित कोण जिस पर अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी गाइस। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब किसी भी सतह में प्रकाश की किरण का पूर्ण रूप से वापस परावर्तन करने के लिए हमेशा एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है। वो कंडीशन क्या है? आई का मान हमेशा क्रांतिक कोण के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ। अब होता क्या है, देखिए ये एक माध्यम है, माध्यम में जब प्रकाश की किरण गिरी और उसके आपतित कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा है तो उसी माध्यम में वापस गई, और ये घटना उसी माध्यम में लगातार हो रही है, तो इसे हम बोल रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो गाइस, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है? क्रांतिक कोण। ठीक है, ये पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है कि कम? तो अधिक या बराबर होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण से अधिक या उसके बराबर होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसे दिमाग में बिठा लिएगा इस। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आई होप आपको समझ में आ गई हो। ये परिभाषा इतनी जटिल नहीं है कि आप इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन से यहाँ पर सिर्फ क्रांतिक कोण से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो रिलेशन है,
जो मेन कंडीशन है वो पूछी जाती है। तो कंडीशन भी आपके सामने लिखा है और क्रांतिक कोण की परिभाषा भी मैंने बता दी है। और खास बात क्या है, हर वस्तु का क्रांतिक कोण अलग अलग होता है। ठीक है, हीरे का अलग होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये वस्तु के घनत्व पर और उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हर वस्तु का क्रांतिक कोण अलग अलग होता है। अब देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पेपर में बेहिसाब बात पूछा गया है, लेकिन अब इससे क्या पूछा गया है, परिभाषा से कम क्वेश्चन बनते हैं, इसके उदाहरण पेपर में ज़्यादा आते हैं। उदाहरण का मतलब क्या है, उदाहरण का मतलब है इसके एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। और आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, चाहे टीचिंग एग्जाम्स का देखेंगे तो उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो वहाँ पर बेहिसाब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये तो टेट पेपर 2 का है। ठीक है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन ये सिर्फ साइंस वालों तक ही सीमित नहीं है गाइस, इसको वो भी पढ़ें जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं। जिनको सोशल साइंस पढ़नी वो भी पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनल आखिरी पेपर दे रहे होंगे ना, सिलेक्शन से पहले वाला, जॉब से पहले वाला, तो वहाँ पे साइंस वगैरह सब आती है गाइस, तो आपको सब पढ़ना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं इसके उदाहरण, व्हाट आर द एग्जाम्पल। तो हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पहला उदाहरण क्या है, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना मतलब स्पार्किंग ऑफ डायमंड, स्पार्किंग ऑफ डायमंड। ठीक है गाइस, फिर दूसरा है आपका प्रकाशीय तंतु, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, दूसरा है प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। तीसरा एग्जाम्पल है मृग मृच्छिका, या इसे इंग्लिश में मिराज बोलते हैं। ठीक, फिर आपका एंडोस्कोपी, इंग्लिश और हिंदी में से एंडोस्कोपी ही होती। तो ये 4 उदाहरण है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, हीरे का चमकना। जब हीरे को हम किसी पर्टिकुलर एंगल पर रख के नचाना शुरू करते हैं, तो हीरे को अलग अलग कोण पर नचाते हैं, तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके चमकने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उसमें क्रिटिकल एंगल जो होता है बहुत ही कम होता है, तो आपके कोण का मान उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि हीरे का चमकना किस घटना पे आधारित है, तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, दूसरे क्वेश्चन में आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर डिवाइसेस कहाँ यूज होती होगी, आपने देखा है डेली लाइफ में, आपने इसको बहुत जगह देखा है। ठीक है, और आज सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस यूज होती है कहाँ पर, इंटरनेट के लिए। इंटरनेट की जो केबल आती है, आप लोग आजकल जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, अंदर कांच लगा होता है, और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह हाई स्पीड से भेजने के लिए, बहुत ही तेज स्पीड से भेजने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर डिवाइसेस जो होती हैं वो किस सिद्धांत पे काम करती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। जैसे ही उसके अंदर सिग्नल जाता है तो वो उसी फाइबर के अंदर ही रहता है, बल्कि अंदर एब्जॉर्ब नहीं होकर दूसरे मीडियम में नहीं जाता है। और जब मीडियम चेंज नहीं होता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी है वो एक आपको हाई स्पीड इंटरनेट की प्रोवाइड कराता है। और हाई स्पीड इंटरनेट का मतलब क्या है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक हाई स्पीड से रेस को आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टोटल रिफ्लेक्शन होता है, दैट्स वाई, है ना, उसमें रिफ्रैक्शन या अपवर्तन नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण डेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से चला जाता है, और आजकल ये हर जगह यूज़ हो रहा है। इंटरनेट अगर आप कभी लगाएंगे तो आजकल अगर करेंटली आप इंटरनेट लगा रहे हैं तो ऑप्टिकल फाइबर, पहले ब्रॉडबैंड आता था, लाइन खींचती थी, टेलीफोन कनेक्शन मिलता था, तब आपका नेट चलता था, वो भी इतना हाई स्पीड नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा और एडवांस हो गया ऑप्टिकल फाइबर। डेटा को हाई स्पीड 100 Mbps की स्पीड बहुत आसानी से घरों में मिल जा रही है। पहले तो 20-30 Mbps मिलती थी तो भी लोग खुश होते थे। तो देखिए, ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ऑप्टिकल फाइबर डिवाइसेस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। चलिए फिर हम आते हैं अपना थर्ड नंबर पर,
मृग मृच्छिका, इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आपके बड़े बड़े टीचिंग एग्जाम्स के जो पेपर होते हैं इनमें भी आता है, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी बहुत पूछा जाता है। छोटे मोटे एग्ज़ाम जो आप कभी देते नहीं हैं वो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम्स है, वहाँ पे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम आप देते वगैरह नहीं है, तो वो छोटे एग्ज़ाम होते हैं वो आप देते नहीं है। बड़े एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, आपके टीचिंग एग्जाम्स के एग्ज़ाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अब देखिए, मृग मृच्छिका या जो मिराज होता है ये क्या होता है, एक तरह का इल्यूजन होता है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है गाइस? इल्यूजन का मतलब होता है कि एक तरह का भ्रम होता है। इस तरह का भ्रम आपको गर्मियों के दिनों में या गर्म क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है ना, जहाँ पर डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर गर्मियों में, मई जून की गर्मियों में जब आप रोड पर बस में या कार में जा रहे होते हो तो हाईवे पर आपको पानी पड़ा दिखाई देता है। अब जब आप पानी के करीब पहुंचो तो पानी आगे पहुंचता चला जाता है ना। तो ये जो घटना होती है इसको हम बोलते हैं मिराज। सेम इसी तरह से रेगिस्तान में जब कोई व्यक्ति चल रहा होता है तो रेगिस्तान का जो व्यक्ति होता है वो थोड़ी दूर चलता है तो उसे पानी दिखाई देता है, थोड़ा और जाता है पानी और आगे चला जाता है, तो ये एक तरह का इल्यूजन होता है ना। या रेगिस्तान में चलते हुए व्यक्ति को पेड़ की रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई देता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ड्यू टू टोटल इंटरनल, है ना। कभी कभी आप रोड पर चलते हैं तो आपको सिक्का पड़ा दिखाई देता है 50 पैसे का, 1 रुपए का, उठाने जाते तो गायब हो जाता है, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको एक भ्रम, इल्यूजन होता है कि वो चीज़ दो दो है या ऊपर है या नीचे है, वो आपको चीज़ ऊपर की नीचे दिखाई देने लगती है। तो इस तरह का जो इल्यूजन होता है इसे हम बोलते हैं मिराज। इसका उल्टा समुद्री क्षेत्रों में होता है, इसका उल्टा समुद्री क्षेत्रों में होता है। समुद्री क्षेत्रों में या सी एरियाज में क्या होता है, जब आप सी एरियाज में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लूमिंग होता है। दोनों घटनाएं सेम है, इमेज, वर्चुअल इमेज बनती है, वो उसको हम लूमिंग बोलते हैं, इसको मिराज बोलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप सामने से शिप आ रहा है तो आपको शिप नीचे नहीं, कहाँ दिखेगा, ऊपर आसमान में, है ना। तो लूमिंग इसका उल्टा होता है। ठीक है गाइस, तो इसको समझिएगा। लूमिंग हो, चाहे मृग मृच्छिका हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, चाहे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पर, एंडोस्कोपी। ठीक है, डॉक्टर अक्सर आपकी एंडोस्कोपी करता है। एंडोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मशीन में लगा के आपकी बॉडी के अंदर डालकर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की जांच करता है। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की जांच करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो होता है एंडोस्कोप, और एंडोस्कोप की मदद से हम यूज करते हैं क्या, एंडोस्कोपी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये किस घटना पर आधारित होता है, ऑप्टिकल फाइबर डिवाइसेस, सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सारे आपके किसके उदाहरण हो गए, ये सारे जो है ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम प्यार मोहब्बत से TIR भी बोलते हैं। तो आगे मैं कहीं पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कोड नेम से बुलाऊंगा, कोड नेम मतलब TIR। तो आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे, यस और नो? समझ जाएंगे तो लाइक करते जाइए वीडियो को, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ गए मेरे कोड को। TIR, ओके गाइस। TI मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो हमारा TIR से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट से मैंने इसको आराम से समय देकर समझा है। आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फिनोमेना है वो है प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, अब ये घटना होती क्या है, बहुत सा सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रकाश का, इसका प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर 7 रंगों में
टूटने या अलग होने की घटना। हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विक्षेपण। जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है और गिरने के बाद वो 7 विभिन्न रंगों में टूटता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का जो विक्षेपण होता है, इसमें आपको विबग्योर पैटर्न मिलता है। विबग्योर पैटर्न से मतलब क्या है? विबग्योर पैटर्न से मतलब वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये आपका पूरा पैटर्न है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, पहला कलर वायलेट मतलब बैगनी, और अंतिम रंग कौन सा है? लाल। ठीक है, तो ये सातों रंग का पैटर्न आप लोगों को क्लियर है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किस रंग की होती है? एक क्वेश्चन आता है, किस रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? तो गाइस, किस रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी? बताइए। हाँ, बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। बैगनी रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग रेड बता रहे होंगे, या आपके मन में रेड आया होगा। ठीक है, लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो लाल रंग की क्या ज़्यादा होती है? इसकी ज़्यादा होती है तरंग दैर्घ्य। इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। और एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? वायलेट की। ठीक है, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा घटती है, और इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ घटता है। सॉरी, घटने का सिंबल बनाना था, प्लस हो गया। तो याद रखिएगा, वायलेट से रेड की तरफ जाने पर एनर्जी कम होती है, और रेड से वायलेट की तरफ जाने पर वेवलेंथ का तक कम होती है। तो इससे आपको एक निष्कर्ष निकल के आया, क्या? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। मतलब अगर किसी वस्तु की ऊर्जा ज़्यादा है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, मतलब वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। और किसी वस्तु के पास अगर तरंग दैर्घ्य है तो उसका ऊर्जा कम है। ठीक है, तो उसके वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो हमको नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है, ये याद रखिएगा। तो ये आपके 7 कलर हो गए, 7 कलर के बारे में बात कर लिया। ठीक, अब अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या इससे संबंधित चीज़ों के बारे में गाइस बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको मिटाने जा रहा हूँ और हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 7 रंग हैं। विब क्योर। ठीक, अब देखिए, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए कहीं पर भी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेड कलर। ठीक है, सिग्नल वगैरह के लिए। किसके लिए? सिग्नल वगैरह के लिए। सिग्नल वगैरह के लिए। ठीक है, हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं? रेड। किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, रेड कलर। ठीक है, आप पार्टी में जा रहे हैं, अपने आप को आपको हाईलाइट करना है, तो आप क्या करिए? ज़्यादा वेवलेंथ वाली चीज़ें पहन लीजिए, है ना, ज़्यादा वेवलेंथ वाले रंग के कपड़े पहन लीजिए, तो आप पार्टी में बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे। मतलब सपोज करिए, पार्टी में जा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई आपको वहाँ पर हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, तो आप रेड कलर का जूता पहन लो। ठीक है, जूता आप किस रंग का पहन लें? आप रेड कलर का। ऑरेंज कलर की पैंट पहन लीजिए। ठीक है, येलो रंग की टी शर्ट पहन लीजिए। ठीक है, और ग्रीन कलर की टोपी लगा लीजिए। फिर देखिए, पार्टी में जाते ही हर कोई आपको देखेगा, पलट पलट के देखेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसे कलर है जिनकी वेवलेंथ बड़ी ज़्यादा होती है, बड़े अटपटे लगते हैं। तो वहाँ पर आपको हर कोई देखेगा, आप किस नज़र से देखेगा वो तो जब आप करेंगे ऐसा तो आपको पता चलेगा। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ये वो कलर है जो अगर आपको कहीं हाईलाइट होना है तो आप इसे पहन लीजिए। ठीक है, जैसे 14 फरवरी के दिन आप ऐसी कोई कलर यूज़ करते हो हाईलाइट होने के लिए, और कहीं इंटरव्यू में अगर जाते हो गाइस,
तो इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में आप वैसे कलर यूज़ करते हो जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा ना हो, उसकी एनर्जी बाहर ज़्यादा निकले और उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा ना हो, है ना। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा, और जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्लेक्शन कम। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो स्काई ब्लू, ब्लू वाइट कलर की शर्ट पहनते हो, क्यों? क्योंकि आपको हाईलाइट नहीं होना होता, आपको जनरलाइज चलना होता है, ठीक है। लोग आपको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा पूछेंगे नहीं, है ना। सपोज करिए आप इंटरव्यू में गए, आपने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी और वाइट रंग की टाई लगा ली। अब वाइट रंग की आपने टाई लगा ली तो क्या हो गया, अब जो एग्जामिनर है वो बार बार आपकी वाइट वाइट रेड कलर की टाई लगाई, तो वो रेड कलर की टाई की तरफ बार बार आकर्षित होगा और वो आप ही से बार बार क्वेश्चन पूछेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है तो वो आपसे बार बार बात करेगा, आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमारे लिए अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो कौन सा रंग यूज़ करते हैं, रेड, और अगर हमें हाईलाइट नहीं करना है तो इधर से यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। और एक खास बात क्या है, इस खास बात समझिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दिमाग में आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ। हमारी आँख किस रंग के लिए ज़्यादा सुगराई है, ठीक है। आवर आईज इज सेंसिटिव फॉर विच कलर, आवर आई इज सेंसिटिव फॉर विच कलर, बताइए। हमारी आंख किस रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। कलर आपके सामने ही है विद व्योर, इसमें से आपको एक छांटना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको चार ऑप्शन, क्या मैं आपको पूरे 7 ऑप्शन ही दे देता हूँ। चलिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट इस कमेंट सेक्शन में वीडियो देखते ही आप आंसर देना शुरू करें, जल्दी बताइए। 30 सेकंड आपके पास, उसमें से 5 सेकंड निकल चुके हैं, अब 3 सेकंड, 5 सेकंड और जा रहे हैं आपके हाथ से। ओके, चलिए 10 सेकंड हो चुके हैं गाइस। 30 सेकंड मैंने आपको दिए, जल्दी बताइए, इस दौरान बता लिए वरना फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। अंतिम 10 सेकंड बचे हैं। ओके, तो आप लोगों ने, जिन जिन को पता है उन्होंने आंसर बताया, और कुछ लोगों ने तुक्का भी लगा लिया होगा। चलिए मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। हमारी आंख जो है वो येलो रंग के लिए सबसे ज़्यादा, पीले रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुगराई होती है, येलो कलर की, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना तो येलो कलर हम लोग बहुत तेज़ी से हम लोग को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए बहुत ईजी सा आपका कॉन्सेप्ट है कि टैक्सी किस रंग के लिए बना, किस रंग की बनाई थी, येलो कलर की। क्यों? क्योंकि टैक्सी को आप हॉर्न देखते ही दूर से पहचान लें। तो हमारी आँख किस कलर के लिए ज़्यादा सुगराई है, येलो रंग की। इसे याद रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बनते हैं और बार बार कई बार आए हैं, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब एक यहाँ तक क्लियर, एक क्वेश्चन और है, ठीक। एक एम अल्फाबेट है हमारे पास, एम, ऐसे एम करके एक कांच का बना हुआ एम अल्फाबेट है हमारे पास, ठीक है। ये पानी में गिरा, पानी में गिरते ही ये 7 अलग अलग रंगों में टूट गया, है ना। तो सबसे नीचे कौन सा रंग होगा, और सबसे पहले कौन सा रंग होगा, और सबसे आखिरी में कौन सा रंग होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, ठीक। सबसे पहले रेड और सबसे आखिरी में वायलेट। इसका उल्टा कर लीजिए, सबसे पहले वायलेट, सबसे आखिरी में रेड, ठीक। पहले भी रेड और आखिरी में भी रेड, पहले में वायलेट और आखिरी में भी वायलेट। तो इसमें से छाटिएगा इस, मैं आपको 30 सेकंड फिर से दे रहा हूँ। एक एम अल्फाबेट है जो पानी में पड़ा हुआ है, और पानी में वो सात, उसका रिफ्लेक्शन 7 रंगों में दिखाई दे रहा है। तो उसके करीब, सबसे करीब कौन सा रंग होगा और सबसे आखिरी में कौन सा रंग होगा, जल्दी से बताइए।
आपका समय शुरू होता है अब। कमेंट में बता दीजिए, मैं वीडियो को बाद में वॉच करता हूँ तो मैं देख जाऊंगा कि किसने किसने सही जवाब दिया। बताइए गाइस, जल्दी जल्दी बताइए। आपके पास 30 सेकंड है, जिसमें से आप 10 सेकंड आपके हाथ से जा चुके हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। तो सबसे दूर कौन जाएगा? रेड। ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, नंबर 1 पर आपका होगा वायलेट और नंबर 7 पर होगा रेड। ये आपका सही जवाब है। ठीक, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपरों में बनते हैं और बार बार बने हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं, डिस्पर्शन पे बेस एक घटना है, उस घटना का नाम है रेनबो। इसको आप हिंदी में बोलते हैं इंद्र धनुष। देखा ही होगा, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो इंद्रधनुष बनने की मेन वजह क्या होता है? विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके गाइस, समझ गए आप लोग? पक्का? ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है, तो प्रकाश के प्रक्षेपण विक्षेपण की वजह से या डिस्पर्जन की वजह से। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अब समझिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। अब बोलता है किसके कारण होता है, तो पहला ऑप्शन देता है टी आई आर। टी आई आर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा ऑप्शन देता है रिफ्रैक्शन। तीसरा ऑप्शन देता है रिफ्लेक्शन और चौथा ऑप्शन देता है ऑल। तो क्या होगा आंसर? ठीक है, तो इसको सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग आंसर आने लगते हैं। लोग ये रट्टा मारे रहते हैं, क्या लोगों को रट्टा पड़ा होता है डिस्पर्जन का। किसका? डिस्पर्जन। लेकिन डिस्पर्जन तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब नहीं आया तो आप क्या लगाओगे? यहाँ पर आप अपनी कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व करोगे? देखिए बहुत आसान चीज़ है। रेनबो कैसे बनता है? देखिए रेनबो बनता है जब बारिश होती है, बारिश के बाद। तो बारिश में क्या होता है? पानी की बूंदें होती है। देखिए पानी की बूंदें, ठीक है। अब पानी की बूंद में प्रकाश की किरण एंटर करती है, ठीक है। तो देखिए ये एक माध्यम है, माध्यम एक, और ये एक दूसरा माध्यम, माध्यम दो। अब देखिए प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तब होता है आपका अपवर्तन। क्या होता है गाइस? अपवर्तन। देखिए एक माध्यम चेंज हो रहा है तो अपवर्तन। अब जैसे ही प्रकाश अंदर जाता है ना गाइस, जैसे ही अंदर जाता है तो मल्टीपल टाइम वो वहां पे टकराता है, उसका क्रांतिक कोण है ना बहुत कम होता है, ड्रॉपलेट का, पानी की बूंद का। और आपतित कोण का मान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो प्रकाश की किरण है वो उसी माध्यम में बार बार पूर्ण परावर्तन करती है, और यहाँ पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है गाइस? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर होता है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके कारण आपको 7 रंग दिखाई देते हैं। तो देखिए इसका जनरल आंसर जो है, मतलब एग्जैक्ट आंसर, एकदम जो सही आंसर है वो है कि इंद्रधनुष दो चीज़ों की वजह से बनते हैं। जो आपके रेनबो होते हैं वो दो चीज़ों की वजह से बनते हैं, दो फिनोमिना की वजह से बनते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन, है ना गाइस? पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। लेकिन इसमें आंसर होगा ऑल। ऑल क्यों है? क्योंकि देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, तो परावर्तन का ही तो एक प्रकार है, तो परावर्तन भी उत्तर होगा। बहुत सारे पेपर में ऑप्शन बदल देते हैं, पूछे रेनबो किस वजह से बनता है, वो परावर्तन अपवर्तन दोनों कोई नहीं,
परावर्तन अपवर्तन दोनों को ही नहीं, इसमें क्या होगा, दोनों भी परावर्तन अपवर्तन दिया है। कभी कभी क्या करते हैं कि बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों को ही नहीं, तो आपको तब भी दोनों लगाना है। और कभी कभी तीनों दे देते हैं तो और लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके एग्जाम में बदलते रहते हैं, तो गाइस आपको वो ऑप्शन याद रखने हैं और उसी हिसाब से आंसर लगाना है। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन सकता है वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो थम्स अप और लाइक तुरंत करिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये पूरी घटना हो गई, डिस्पर्जन मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। क्वेश्चंस अभी मैं इसके डिस्कस करूंगा अगली क्लास में आते आते, तो वहाँ पर जब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको सब चीज़ें एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी गाइस, एकदम क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और नंबर आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगले फिनोमेना की। लाइट के अगली घटना, प्रकाश की अगली घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्णन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको समझते हैं। ठीक है, प्रकाश का, है ना, प्रकाश का वायुमंडलीय कणों से पढ़कर चारों दिशाओं में फैल जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो है ये वायुमंडलीय कण है, और जब प्रकाश बहुत तेज से आगे से टकराता है तो चारों दिशाओं में फैल जाता है, और जब चारों दिशाओं में फैल जाता है तो प्रकाश का वायुमंडलीय कण से टकराकर चारों दिशा में फैलने की घटना को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। डिस्पर्जन में क्या था, प्रकाश किसी सतह पर गिरने के बाद 7 रंगों में टूट रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश किसी पार्टिकल से टकराकर फैल रहा है, टूट नहीं रहा है। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, अब स्कैटरिंग या प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना गाइस, वो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है और बैगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन रंगों की या प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिसकी ऊर्जा ज़्यादा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा, वो कलर ज़्यादा फैलेगा जिसके ऊपर पास ज़्यादा ऊर्जा है। इसीलिए हमें इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदाहरण में आपका क्या होता है, उदाहरण में आता है आकाश का रंग, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, नीले, बैगनी और आपके इंडिगो कलर का, नील के रंग का, तो वो सब उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, तो इसलिए आसमान हमें कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का। सागर का रंग भी नीला दिखाई देता है, ओशियन ऑल्सो अपीयर्स ब्लू। इसकी भी वजह क्या है, इसकी वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन बार बार आता है जो आपको याद रखिएगा, सूरज निकलने से पहले तथा डूबने के बाद आकाश का रंग लाल दिखाई देता है थोड़े समय के लिए। उसकी वजह भी क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन में सबसे पहले प्रकीर्णन किस रंग का होता है, लाल रंग का। तो सूरज निकलते वक्त सबसे पहले लाल रंग का प्रकीर्णन होता है, फिर नीला हो जाता है। तो लाल रंग का होता है कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि लाल रंग की ऊर्जा कम होती है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कुछ समय के लिए होता है, जिसकी वजह से सुबह के टाइम हमें लाल दिखाई देता है। फिर सूरज डूबते वक्त भी प्रकाश का फिर से प्रकीर्णन होता है, शुरू होता है, और फिर क्या होता है, सबसे कम समय के लिए किसका होता है, लाल, तो फिर हमें लाल दिखाई देता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको ध्यान रखिएगा गाइस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किस रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी। ठीक है, विच कलर स्कैटर मोर, दैट इज बैगनी, वॉयलेट या ब्लू, जो भी आपको दे दिया जाए आप उसे लगा लीजिए। पहले आप बैगनी लेंगे, अगर बैगनी ऑप्शन में है तो वॉयलेट लेंगे, वॉयलेट नहीं है तो ब्लू। घटता हुआ क्रम है। ठीक है, विबग्योर का जो क्रम घटा रहे हैं ना, तो ये प्रकीर्णन का घटता हुआ क्रम भी है, इसे याद रखिएगा। प्रकाश के रंगों का जो घटता हुआ क्रम है वो विबग्योर है, और बढ़ता हुआ क्रम क्या है, उल्टा कर दीजिए। ठीक है,
इसे ध्यान रखिएगा। किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी जितनी भी क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ से गाइस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब हम अगली एक घटना की तरफ आते हैं। हमारी जो अगला फिनोमेना है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देखिए व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण को समझने की सबसे पहले तो आपको एक वर्ड समझना होगा, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस कौन से होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। दो सोर्सेस विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, है ना। कोहेरेंट सोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जो एक ही जगह से जनरेट हो, एक ही सोर्स जनरेट हो। इसके लिए यंग जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि एक कपबोर्ड लिया, उसमें दो छेद कर दिए, ए और ये बी, और यहाँ से एक बल्ब जलाया, है ना। प्रकाश ऐसे यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ ऐसे। अब जैसे ये पहुंचा यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से भी एक नया सोर्स जनरेट हुआ और यहाँ से भी एक नया सोर्स जनरेट हुआ। अब जब ये शुरू हुआ तो ये भी अपने तरीके से फैल रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह से फैल रहा है ना। और जो दूसरा वाला है, दूसरे वालों को हम दूसरे रंग से फैला देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। दूसरा वाला जो ए वाला है वो भी फैल रहा है, वो कुछ ऐसा फैल रहा है, ठीक। तो ये जो फैल रहे हैं इसको आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये देख रहा है, ये कलर, ये पैटर्न चल रहा है, जो ये जो पैटर्न आपका चल रहा है ऊपर की तरफ, देखिए जो मैंने बनाया था एकदम वैसे ही है, वही कोहेरेंट सोर्स। ये दोनों सोर्स आगे बढ़ रहे हैं ऐसे एक तरह, है ना। तो जब दो कोहेरेंट सोर्सेस, है ना, जब दो कोहेरेंट सोर्सेस एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण अध्यारोपण या सुपर इम्पोज करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजन करते हैं, सुपर इम्पोजन करते हैं। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजन या ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, ये ऐसे आ रहे और एक दूसरे के ऊपर आके ओवरलैप कर लिया, तो इनके ओवरलैप की वजह से क्या होता है कि कभी कभी दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, तो सेम डायरेक्शन की वजह से कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस मिलती है, और कभी कभी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो क्या मिलती है, डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज मिलती है। तो दो प्रकाश के कोहेरेंट सोर्सेज के अध्यारोपण की वजह से हमें दो तरह की फ्रिंजेस मिलती है, कंस्ट्रक्टिव और दूसरी कौन सी है, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस ब्राइट रंग की होती है ना, और डिस्ट्रक्टिव जो होती है डार्क कलर की होती है। तो इससे हमें क्या होता है, हमें एक पैटर्न मिलता है। उस पैटर्न जो मिलता है, इस पैटर्न के मिलने को ही हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, दो कोहेरेंट सोर्स जब आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इनके ओवरलैप करने के कारण, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण करने के कारण हमें एक पैटर्न मिलता है, डार्क और लाइट का, या कलरफुल पैटर्न मिलता है। इसी कलरफुल पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसका एग्जाम्पल। आपका जो पेपर होगा KVS NVS PTR, वहाँ पे देखिए बहुत सीधा सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा साबुन का बुलबुला रंग बिरंगा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। इसका क्या कारण है, तो इसके आपको वही ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण, व्यतिकरण। तो आपको कई सारा ऑप्शन देगा, तो आप इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे, इसमें ऑप्शन लगाओगे
आंसर होगा आपका इंटरफेरेंस या प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है। सेम इसी तरह से अक्सर आपने देखा होगा ट्रक वगैरह जब चलती हैं या तेल की ट्रक निकलती है रोड पर से, तो तेल अगर रोड पर गिर जाता है तो वो जो तेल रोड पर पड़ा होता है वो एकदम कलरफुल दिखाई देता है इस तरह से। तो उसके कलरफुल दिखाई देने की वजह भी क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है। तो तेल की जो कलरफुल लेयर बनती है या साबुन के बुलबुले का कलरफुल होना, ये दोनों चीज़ें लाइट के इंटरफेरेंस पर बेस्ड होता है। तो गाइस इसे याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंटरफेरेंस को देख लिया। ठीक, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, बस उसको समझना है। अब आते हैं हम अपने अगले उस पर। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है या फिनोमेना है वो है ध्रुवीकरण। ठीक है। आपके सामने जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। ध्रुवीकरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक। ध्रुवीकरण थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसानी से समझा दो। बस आप थोड़ा सा जनरलाइज हो जाइए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ठीक है। पोलराइजेशन को अगर आप देखें तो पेपर पढ़ते हैं आप लोग? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एक न्यूज़पेपर जो होता है बहुत काम का होता है। उस न्यूज़पेपर में लगभग 16-17 पन्ने होते हैं, है ना? तो आप कितने पन्ने पढ़ते हैं? मुझे पता है आप 3 पन्ने पढ़ते हैं। ठीक है। पहला पन्ना हॉलीवुड, दूसरा बॉलीवुड, तीसरा क्रिकेट। आप यही 3 पन्ने पढ़ते हैं, बाकी पन्नों में आपका इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन न्यूज़पेपर में 4 पन्ने इंपॉर्टेंट होते हैं: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और आर्थिकी, है ना? नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। उसके अलावा एक पेज होता है एडिटोरियल का। एडिटोरियल में क्या होता है कि आपकी थिंकिंग डेवलप होती है। जब आप कभी एस्से वगैरह लिखते हो ना, एडिटोरियल पेजेस बहुत काम आते हैं। तो उन एडिटोरियल पेजेस पे अक्सर आपको अलग अलग तरह के आर्टिकल्स मिलते हैं। तो उन आर्टिकल्स में बहुत ही टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं। तो उसमें अक्सर यूज होता है कि पॉलिटिशियंस पोलराइज द पब्लिक, है ना? या हिंदी में राजनेताओं ने जनता का ध्रुवीकरण कर दिया, है ना? पॉलिटिशियन पोलराइज द पब्लिक बाय द रिलीजन, बाय द हेल्प ऑफ द रिलीजन, ये आता है। या फिर हिंदी में आता है कि जनता ने, सॉरी, राजनेताओं ने जनता का धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर दिया। ध्रुवीकरण करने का मतलब क्या होता है? अलग अलग कर देना, है ना? देखा होगा आपने कि रिलीजन के अकॉर्डिंग बाइफिकेशन करते हैं। ये पॉलिटिक्स, ये जो एक बहुत बड़ा टूल है, अंग्रेज़ों ने शुरू किया था और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। बहुत खतरनाक, अंग्रेज़ों के पास बहुत दिमाग है कि कैसे फूट करो और राज करो, नीति उन्होंने अपनाई थी। तो वो देखिए, वो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से तैयार हो जाता है ना? पोलराइजेशन मतलब अलग अलग कर देने वाला। ठीक है। अब जो प्रकाश होता है, ठीक है, अब हम पॉलिटिक्स से बाहर निकल के वापस आए टॉपिक के ऊपर। ठीक है। हमारी लाइट जो होती है, लाइट जो होती है वो आपका हर डायरेक्शन में मूव करते चलती है। लाइट का जो पार्टिकल होता है वो चारों डायरेक्शन में मूव करता है। ओके। अब जब ये मूव करता है तो किसी सरफेस पे गिरेगा तो फैल जाएगा, है ना? सपोज करिए आप कार चला रहे हैं और कार चलाते हुए लाइट आके पड़ी और फैल गई, और रात का टाइम आपको कुछ दिखा नहीं, और क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, है ना? तो इस तरह का एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हमें लाइट का सिंगल फॉर्म चाहिए, पोलराइज लाइट चाहिए। अब पोलराइज लाइट कब मिलेगी? पोलराइड के थ्रू। पोलराइड जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है जो नाइट्रोसेलुलोज की बनी होती है, और जब लाइट को हम इससे पास कराते हैं, सपोज करिए पोलराइड है, हमने लाइट को इससे पास करा दिया और लाइट इससे जैसी पास होगी तो इसका सिर्फ एक डायरेक्शन हमें मिला, बाकी सारे डायरेक्शन खत्म हो गए। तो मल्टी डायरेक्शनल लाइट को सिंगल डायरेक्शन में लाने की प्रोसेस को ही हम पोलराइजेशन बोल सकते हैं। देखिए,
डायग्राम में भी दिख रहा है, लाइट जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन जैसे ही वो पोलराइज से पास हुई वो सिंगल लाइट में आ गई। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके यूज़ में सबसे पहले आता है 3D मूवीज़। देखिए आप लोगों ने, चश्मा उतार दीजिए तो सब फैला फैला दिखता है ना। और फिर जैसे ही पहनते हैं तो वो सिंगल पैटर्न में, सिंगल फ्रेम में उसे ले आता है और आपको मूवीज़ 3D दिखती है गाइस, नहीं दिखती है? 3D मूवीज़ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आपका LCD स्क्रीन या LCD डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी आपका ध्रुवीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, लाइट के मल्टीपल रेस को वो सिंगल में बदल देता है। फिर कार के आगे का शीशा है ना, कार के आगे के शीशे पे देखेंगे तो लाइट कितनी भी तेजी से आगे पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पीछे क्यों? क्योंकि वो सिंगल बीम आगे पड़ती है, लेकिन वही आगे के शीशे पर अगर स्क्रैच पड़े हो तो दिखता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, बस या कार के आगे का शीशा जो होता है पोलराइज ग्लास का बना होता है, लेकिन पीछे का खिड़की का देखोगे तो क्या होगा, लाइट पड़ेगी तो फैल जाएगी, है ना। तो वो नॉन पोलराइड होते हैं। इसी तरह से हेलमेट, हेलमेट पहनते हैं आप लोग, हेलमेट का जो फाइबर होता है, सस्ता वाला हेलमेट भी आता है 100-200 रुपये का, 200 रुपये का, और 2000-3000 वाला हेलमेट भी आता है। 2-3000 वाले में क्या होता है, उसका फाइबर इंपॉर्टेंट होता है, फाइबर, और थोड़ा सा वो ISI मार्क और थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन फाइबर का सबसे बड़ा खेल है। उसके वो कहते हैं इसके फाइबर पे स्क्रैच नहीं आएगा, मारते हैं स्क्रैच आता नहीं जल्दी, आ जाता है कुछ सालों के बाद, लेकिन फिलहाल 6 महीने 1 साल तो नहीं आता है। तो उसका जो फाइबर होता है वो पोलराइड ग्लास का होता है, स्क्रैच आते नहीं है, और लाइट जब उसमें पड़ती है तो सिंगल बीम दिखाई देती है। वही अगर आप सस्ते वाले हेलमेट यूज़ करेंगे, जहाँ 1 महीना बीता नहीं उस पर इतने स्क्रैचेस बन जाएंगे कि रात के टाइम आपने हेलमेट के शीशा बंद करके चलाया तो आपको लाइट पड़ेगी और दिखेगा ही नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर आपने शीशा खोल के चलाया तो धूल मिट्टी और कभी कभी कीट मकोड़े भी घुस जाते हैं, बरैया घुस जाती है, और वो जब आपको एक प्यार से किस करती है तो फिर कितना आनंद आता है वो आपको पता ही है। तो इस तरह से हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है गाइस, तो हेलमेट जरूर पहनिए और अच्छी कंपनी के हेलमेट खरीदिए, सस्ते वाले नहीं, क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये तो आपका ध्रुवीकरण पर बेस्ड जितने भी उदाहरण है वो मैंने आपको बता दिए। 3D मूवीज़, LCD डिस्प्ले, कार के आगे का शीशा, हेलमेट का फाइबर, ये सारी चीज़ें आपका ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है।